आइए सुनते हैं गोविंद उपाध्याय की कहानी धूप एक टुकड़ा। रात के 8 बज गए थे। बाहर घना कोहरा था। शहर का पारा 1 डिग्री तक पहुंच चुका था, लेकिन शेखर बाबू के कमरे में इस समय हीटर जल रहा था। कमरा गर्म था और वे सोफे पर बैठे टीवी के रिमोट से खेल रहे थे। वे सिर्फ चैनल बदल रहे थे। 1 से 2 मिनट देखते और फिर रिमोट का बटन दबा देते। फिर एक लंबी जम्हाई लिए। जिंदगी धीरे धीरे कितनी नीरस होती जा रही है। सब कुछ सिमटता जा रहा है। यह घर भी उदासी की चादर में लिपटा हुआ दिखाई देता। आखिर रिमोट बदलने के इस खेल से ऊबने के बाद रिमोट को सोफे पर रखकर मोबाइल उठा लिया। अचानक वे चौंक कर सोफे पर सीधे बैठ गए। व्हाट्सएप पर रंजन का मैसेज था, डैडी हम हॉस्पिटल में हैं, सब ओके है, आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन अभी तो 20 दिन बाकी थे। अचानक उन्हें उलझन होने लगी और लगा कि दिल की धड़कन बढ़ गई है। वे कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर बालकनी में आ गए। सर्दी के चाबुक ने सड़ाक से उनके चेहरे पर वार किया। कुछ क्षण अंधेरे में देखने का प्रयास किया, पर असफल रहे। सामने सिर्फ गहरा अंधेरा था। वे वापस कमरे में आ गए। कुछ क्षण ठिठके और सोचते हुए पत्नी के पास किचन में आ गए। सुजाता खाना बनाने में व्यस्त थी। उसने प्रश्नवाचक ढंग से उन्हें देखा। उनका इस समय किचन में आना अप्रत्याशित था। रंजन का मैसेज है, वह हॉस्पिटल में है। शेखर बाबू की बात सुनते ही सुजाता का चेहरा खिल उठा। अरे वाह, आज सुबह नंदिनी से बात हुई थी। तब तो ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने तो मुझे यही कहा था कि डॉक्टर के हिसाब से मिडिल जनवरी तक। प्रकृति के आगे भला किसी का बस चलता है? जिसे जब आना होगा आएगा। वे एक गहरी सांस लिए वापस ड्राइंग रूम में आ गए। उन्होंने मोबाइल लिया और रंजन को मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप खोला तो चौंक गए। गुलाबी टॉवल में लिपटे एक नवजात की फोटो पहले से पोस्ट थी। उन्होंने सुजाता को आवाज दी, अरे जल्दी आओ, रंजन ने बच्चे की फोटो पोस्ट की है, बिल्कुल पीहू जैसी है, गोलू मोलू। दूसरे क्षण सुजाता उनके सामने थी। उसने मोबाइल उनके हाथ से झपट लिया और तस्वीर को देखते हुए बोली, अरे यह तो नंदिनी जैसी ही दिख रही है। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, अरे कुछ लिखा भी है, यह लड़की है कि लड़का? बच्चे की तस्वीर में नंदिनी की छाया दिख रही थी, इसलिए सुजाता उसे लड़की ही समझ रही थी। शेखर बाबू ने मायूसी से सिर हिला दिया, कोई मैसेज नहीं है, सिर्फ यह तस्वीर ही है, शायद थोड़ी देर में आए। दोनों सोफे पर बैठकर उनके फोन का इंतजार करने लगे। शेखर बाबू को लगा कि अचानक कमरे का तापमान बहुत ज्यादा हो गया है। उन्होंने रूम हीटर बंद कर दिया तथा टीवी को म्यूट करके सारा ध्यान मोबाइल पर केंद्रित कर दिया। उन्हें रंजन के फोन का इंतजार था, लेकिन जब उनका धैर्य जवाब दे गया तो खुद ही मिलाने लगे। रिंग कुछ देर बजने के बाद बंद हो जाती। इंटरनेट भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। बड़बड़ाते हुए फोन बगल में रख दिया। सब गड़बड़ी आज ही होनी है। रंजन भी ना, तस्वीर भेजते समय 2 लाइन नीचे लिख देते तो मन को तसल्ली मिल जाती। सुजाता सिर हिलाते किचन में चली गई। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे वहां अकेले हैं। नंदिनी को संभाले कि सबको सूचना देते रहें। और कोई समय होता तो दामाद का पक्ष लेता देख वो झगड़ने की मुद्रा में आ जाते, लेकिन इस समय उनका पूरा ध्यान नंदिनी पर था। अतः फिर से मोबाइल उठाकर देखने लगे। रंजन के 2 मैसेज आ गए थे, सब ठीक है और डिलीवरी नॉर्मल है। पढ़कर थोड़ी राहत मिली। शेखर बाबू किचन में सुजाता को बताने के लिए पहुंचे। सुजाता ने अपना पुराना प्रश्न दोहरा दिया, यह नहीं बताया कि लड़का है या लड़की। वह सिर को नाम में हिलाते हुए ड्राइंग रूम में वापस आ गए। रंजन उनका दामाद है। यह गल्फ की पेट्रोलियम कंपनी में नौकरी कर रहा है। इंजीनियरिंग के बाद उसे यहाँ भी अच्छी नौकरी मिली थी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। वह बाहर जाना चाहता था और चला गया। उनकी बेटी नंदिनी और 8 वर्षीय नातिन पीहू भी उसके साथ थे। 5 साल हो चुके उन्हें गए हुए, तब पीहू 3 साल की थी। शेखर बाबू को उनका जाना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बढ़िया पैसा और शानदार भविष्य की परिकल्पना के आगे उनका विरोध दब गया। नंदिनी उनकी बड़ी बेटी थी। इसके बाद नंदिता थी, जो आजकल चेन्नई में है। उसकी शादी के भी 6 वर्ष हो चुके थे। उसकी भी एक बेटी थी, नेहा। नंदिनी के विवाह के 10 वर्ष हो गए थे। शादी के 1.5 वर्ष बाद पीहू हुई थी, रुई के फाहे जैसी। नंदिनी और रंजन शुरू से एक ही बच्चे के पक्ष में थे, लेकिन 2 साल पहले उन्हें लगा कि एक बच्चा और चाहिए। लड़का हो या लड़की, इससे कोई मतलब नहीं था,
बस जो भी हो वह स्वस्थ हो। पीहू 4th स्टैंडर्ड में थी। स्वदेश में डिलीवरी का मतलब था उसकी शिक्षा को बाधित करना। नौकरी से भी लंबी छुट्टी लेनी पड़ती। कंपनी के मेडिक्लेम एग्रीमेंट में नए शिशु के जन्म लेने में होने वाले खर्चे का कोई प्रावधान नहीं था। पराये देश में खर्चीली व्यवस्था होने के बावजूद बच्चे को वहीं जन्म देना मजबूरी हो गई थी। सुजाता बहुत चिंतित रहती, कैसे कर पाएंगे वे दोनों। पराये देश, पराये लोग, नौकरी का तनाव और फिर यह समस्या। सुजाता की चिंता जायज थी। जब पीहू पैदा हुई थी तब रंजन इसी शहर में थे। सुजाता और उनकी माताजी उस समय उनके साथ थे, लेकिन इस बार तो वे अकेले हैं। रंजन की माताजी की उम्र बहुत हो चुकी थी और वह अब जाने की स्थिति में नहीं थी। सुजाता जा सकती थी, लेकिन शेखर बाबू की वजह से नहीं जा सकी। उनकी तबीयत भी कहाँ ठीक रहती है। उन्हें वह किसके भरोसे छोड़कर जाती। 65 की तो वह खुद ही थी। सुजाता खाना लेकर अंदर आ गई। अरे, हीटर चालू कर देते, गलन बहुत चाहता है। क्या रंजन से बात हुई? खाने की थाली मेज पर रखकर उसने स्वयं हीटर ऑन कर दिया। शेखर बाबू अनमने भाव से भोजन करने लगे। रंजन और नंदिनी की चिंता के कारण उनकी भूख मर गई थी। सुजाता उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, फिर एक गहरी सांस खींचकर बोली, आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, सब ठीक तो है। आप आराम से भोजन करिए। सुजाता सही कह रही है। आखिर वे किस बात का टेंशन ले रहे हैं। नंदिनी को तो अपने गर्भ में पलने वाले शिशु के बारे में सब पता था कि शिशु लड़का है या लड़की। वहां माँ से कुछ भी गोपनीयता नहीं रखी जाती है। नंदिनी ने जरूर गोपनीय रखा था, तभी तो जब सुजाता ने इसके बारे में पूछा था उसने साफ मना कर दिया था। मम्मी, विधि का विधान तो हम बदल नहीं सकते। क्या फर्क पड़ता है, बेटा हो या बेटी। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, सामने ही आ जाएगा। सुजाता ने फिर इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। शेखर बाबू हंस दिए थे। ठीक ही तो कह रही है, तुम बेकार अपना खून जला रही हो, इंतजार करो। जब नंदिता गर्भ में थी तो सुजाता की दिली तमन्ना थी कि इस बार बेटा हो जाता, लेकिन यह तमन्ना अधूरी रह गई। अब वही इच्छा वह अपने बच्चों के लिए भी पाल के रख रही थी। बेटा हो जाता तो फैमिली कंप्लीट हो जाती। और आज इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई थी, लेकिन तिलस्म का आखिरी दरवाजा अभी भी बंद था। शेखर बाबू भी असहज हो गए थे। जिज्ञासा तो उन्हें भी थी नंदिनी के संतान के बारे में जानने की। 10 बजे तक सो जाने वाले शेखर बाबू की आंखों से नींद गायब थी। 11 बज चुके थे। बगल में लेटी पत्नी के खर्राटे बता रहे थे कि वह दीन दुनिया से बेखबर हो चुकी है। अभी वहां 9:30 बज रहे होंगे। दोनों देशों के समय में 1.5 घंटे का अंतर था। इस समय तमाम आशंकाएं मस्तिष्क में रेंग रही थीं। क्या उम्र के इस पड़ाव पर मन नकारात्मक ज्यादा सोचता है? यदि यह सत्य है तो सुजाता के खर्राटे क्यों गूंज रहे हैं? न जाने कब उनको नींद आ गई, लेकिन वह नींद ज्यादा देर नहीं टिक सकी। उन्हें लगा कि कोई उन्हें पुकार रहा है। वे हड़बड़ा कर उठ गए। बगल में रखे मोबाइल को उठाकर समय देखा, 1:30 बजे थे। रंजन के 2 मैसेज भी थे। खोला तो नंदिनी और नवजात की वार्ड में लेटी हुई तस्वीर थी। नीचे लिखा था, माँ और बेटा। उन्होंने बगल में लेटी पत्नी को जगाया। सुनो, रंजन का मैसेज है। वह पत्नी को मोबाइल पकड़ाकर रजाई सिर तक ढककर सो गए। जल्दी ही गहरी नींद में थे। सुबह नींद थोड़ी देर से खुली। सुजाता ड्राइंग रूम में बिखरे हुए सामानों को व्यवस्थित करते हुए गुनगुना रही थी, कभी तो नानी कहेगा मेरा नंद लाला। शेखर बाबू के होठों पर मुस्कान थिरकने लगी। काफी दिनों बाद उदास घर में जीवन की सुगंध फैली थी। वे दरवाजा खोलकर बालकनी में आ गए। कई दिनों बाद आसमान साफ था और धूप के एक टुकड़े ने बालकनी में उनका स्वागत किया।